सभी देवियों और सज्जनों को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी अनुवादक साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। और कृपया करके चैट में अपनी प्रतिपुष्टि दे दीजिए अगर आप बेहतरीन रूप से हमें देख और सुन पा रहे हैं। रूसी कक्ष के सदस्यों ने पहले से ही सारा फीडबैक और प्रतिपुष्टि दे दी है, तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से मुलाकात करके। आज दोबारा से मंगलवार है और पहली बार इस 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 सदी में पहली बार आप लोगों के साथ ये मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और ये सत्र आयोजित करने का मौका मिल रहा है। हमने पहले से ही 1500 बक्से जो हैं दुनिया भर में बांट दिए हैं। शायद आप सभी के सवाल होंगे खेल को लेके, तो हमने आपके लिए विशेष फॉर्म तैयार किया है। हम आप सभी को एक मौका देंगे कि आप अपने सभी सवाल हमसे वहां पे पूछें, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं ज्यादातर सभी खिलाड़ियों को देखने को मिलती हैं, और हम कोशिश करेंगे उन सभी स्थितियों से पार जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको स्वयं से परिचित कराना चाहती हूँ। मेरा नाम तत्याना जुराफलोवा है और मैं खेल के प्रमाणित मेजबान जीनियस ऑफ फाइनेंस की मेजबान हूँ। और साथ ही में जो मेरी टीम है वो विकास करते हैं बॉक्स संस्करण खेल को लेके, और साथ ही हम एक ऑनलाइन वर्जन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आज की इस बैठक को आयोजित करने में मेरा साथ देने के लिए शामिल हुई हैं तत्याना तुर्कोवा। ये भी मेजबान है जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के। इनके लगभग 4 साल का अनुभव है और तत्याना जी पहले से ही हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही जो तत्याना तुर्कोवा जी जो हैं वो एक मेथोडोलॉजिस्ट हैं निजी निवेशक अकादमी में, और वो इसी के साथ साथ जो मंच है उसका निर्माण करती हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस सत्रों को आयोजित करने में हमारा सहयोग करती हैं। तो मिलकर देखते हैं कि कब तक ये जो बैठक है ये चलेगी। तो ये जो बैठक है ये लगभग इसका समय 40 मिनट का होगा, और अगर आपका इस बैठक के बाद भी अगर कोई सवाल होता है तो हम जरूर आपको ये सभी सवालों का उत्तर देंगे। हम शुद्ध लाभ, लेन देन की लाभप्रदता, लाभांश आय, ऋण और शोधन क्षमता यानी किस प्रकार से आप ऋण का भुगतान कर सकते हैं दोबारा, इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। और साथ ही एक विषय भी होगा कि आप किस प्रकार से गिनना सीख सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कैसे आप ऋण लेते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं और किस प्रकार से आप ऋण का भुगतान जल्दी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम काम करेंगे। और इसी के साथ साथ आप फटाफट से कैलकुलेटर, एक पेंसिल या स्मार्टफोन और कागज अपने साथ तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी आज व्यवहारिक कार्य करेंगे, काफी सारे अभ्यास करेंगे। तो ये सब चीजें आप साथ लेके बैठें। तो अब हम देखते हैं कि खेल में किस प्रकार की गलतियां होती हैं और लोग किस तरह से गणना करते हैं कर की। और जो कर की गणना होती है वो उस तरह से नहीं करते जिस प्रकार से करनी चाहिए, बल्कि ये अपनी ग्रोस इनकम से इस प्रकार से गणना करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही कई बार लोग जो हैं वो शुद्ध आय को भ्रमित कर देते हैं ग्रोस इनकम के साथ या प्रॉफिट के साथ। और मुझे लगता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो तब होता है जब सामने वाला कर का भुगतान करता है, और तभी उसे जो है वो देखने का मौका मिलता है या गणना करने का मौका मिलता है। और साथ ही हम लोग रिटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कई बार क्या होता है कि जब आप अपने भागीदारों के साथ सभी लेन देन कर रहे होते हैं तो सभी भागीदारों को ये नहीं पता होता कि जो रिटर्न है उसकी गणना कैसे करें। और वो लोग जो मूल निवेश की मात्रा होती है, राशि होती है, उसी पे निर्भर करते हैं। कई बार आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई बारी अलग अलग प्रकार की भागीदारी स्कीम्स होती हैं, और हर बार जो भागीदारी
स्कीम है या जो सूत्र है वही आपको हमेशा ट्रांजैक्शन यील्ड की गणना करने में सहयोग नहीं देते, बल्कि कई बार आपको अपनी जो हिस्सेदारी है उसकी भी गणना करनी पड़ सकती है भागीदारी में, और हर बारी ये उसके बराबर नहीं होती जितनी मात्रा में आप एक राशि को निवेश करते हैं। तो कई बारी जो भी आपकी हिस्सेदारी है और जितनी राशि को आपने निवेश किया है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और साथ ही कई बारी भागीदारों को लाभांश की गणना करने में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार वो लोग लाभांश की गणना करते हैं उस आय के आधार पे जो कि खरीद के समय पे राशि थी, और जो बाजार का वास्तविक या वर्तमान मूल्य है उसके हिसाब से वो कार्य नहीं करते। तो इस समय ये मंच जो है मैं तत्याना को सौंपना चाहूंगी, और वो आपके साथ इनमें से एक स्थिति को टटोलेंगी आपके साथ मिलकर, और आपके सहयोग देंगे कि किस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं जब आपको कर का और शुद्ध आय का रिटर्न और लाभांश की गणना करनी होती है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको तत्याना जी बताएंगी। तो दोस्तों कृपया करके मुझे चैट में जमा का चिन्ह या 10 नंबर आप डालें चैट में, अगर आप मुझे बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं तो। जी तत्याना, हम आपको सुन पा रहे हूँ। तो इस स्थिति में मैं सभी मॉडरेटर को ये कहूंगी कृपया हमें अगली स्लाइड पे ले चलें। ठीक है, धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आज हमारा ये व्यवहारिक वेबिनार है, और इसलिए अपनी कागज कलम हाथ में ले लीजिए, अपना नोटपैड ले लीजिए और लिखना शुरू करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से कार्य करें। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके जो मेजबान है, और खास करके वो सभी लोग जो कि जिन्होंने अभी अभी बॉक्स को खरीदा है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और साथ ही वो सभी भागीदार जो कि जिनकी पूरी कोशिश है खरीदने के लिए, जो पूरी नियत बनाकर आए हैं, या वो सभी लोग जो कि गणना करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि आप अध्ययन करें पहले और फिर उसके बाद तीव्र गति से खेल को खेलें और अपने सपनों तक की उड़ान भरें तेजी से। तो ये विशेष कार्य हमारे पास आ जाए। आइए मिलके इस स्लाइड को पढ़ते हैं, जहाँ पे 20 यूनिट की कीमत पर 100 शेयर खरीदे गए। तो थोड़े समय के बाद जो शेयर का मूल्य है वो बढ़ जाता है और 500 यूनिट के वो हो जाते हैं, और इस लम्हे पे आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी संपत्ति को बेच देता हूँ और इस आय का उपयोग करता हूँ किसी और कार्य के लिए। हो सकता है कि मैं पोर्टफोलियो को बढ़ाऊं या कुछ और करूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप 50 शेयर को बेचेंगे 500 यूनिट के शेयर पे प्रत्येक। तो यहाँ पे आपको कर की गणना करनी है, और इस स्थिति में जो कर है वो 35% है। बिल्कुल सभी जो देश हैं, ये हर देश के हिसाब से जो कर का मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। तो आप उस कर दर का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके देश के अंदर उपयोग होता है, पर हम लोग अधिकतर 35% कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इस दर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि जो शेयर है उसका लाभांश कितना है। तो ये फिलहाल यहाँ 2% प्रति माह के हिसाब से है। तो आप ये सभी चीजों को लिख लीजिए, और इसके साथ साथ अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप अनुसरण कर सकते हैं इसका, और अगर आपके पास समय नहीं है सब कुछ लिखने के लिए, तो भी आपको इस वेबिनार का एक रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे कि तत्याना ने पहले कहा है, इससे पहले कि टैक्स की गणना की जाए, लाभ पर पूरा बिक्री की मात्रा नहीं, जैसे कि अगर आपने संपत्ति के कुछ हिस्से को अगर बेचा बदले में कुछ धन अर्जित किया, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो पूरी बिक्री की मात्रा होती है या राशि होती है उसके ऊपर लोग गणना करते हैं कर का। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने धन की हमें जरूरत है जिससे हमने उस संपत्ति को खरीदा, और फिर ही हमें शुद्ध आय की गणना करनी चाहिए, और उस शुद्ध आय पे हमें कर की गणना करनी चाहिए। तो
आइए हम आगे बढ़ते हैं और मिलके कुछ गणनाएं साथ करते हैं। तो कृपया करके आप हमें अगली स्लाइड पे ले चलिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, कृपया करके आप यहाँ देखें। यहाँ पे हमारे पास विशिष्ट संख्याएं हैं, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। हम किस प्रकार से गणना करते हैं शुद्ध आय यानी नेट प्रॉफिट। तो हमें पहले से ही पता है कि 100 शेयर में से हमने केवल 50 का भुगतान किया, तो मूल जो मूल्य था वो 20 था, तो हमने 20 को 50 से गुणा किया और हमें 1000 इकाइयां यानी यूनिट प्राप्त हुआ। ये वो राशि है जो हमने लगाई थी जब हमने 50 शेयर को खरीदा था। तो ये जो 50 शेयर हैं जो हमने नहीं बेचे हैं, हम उनको बिल्कुल मद्देनजर बिल्कुल नहीं लाएंगे, उन पे बिल्कुल गौर नहीं फरमाएंगे। और इसके बाद हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितने शेयरों को हमने बेचा है। जैसे कि आपको याद है कि थोड़ा समय गुजर जाने के बाद जो शेयर का मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो अभी यहाँ एक शेयर जो है वो 500 यूनिट के बराबर है, तो हम 500 को 50 से गुणा करते हैं। ये वो संख्या में शेयर है जो हम बेच रहे हैं और हमें 25,000 यूनिट प्राप्त होता है। ये वो राशि है उस धन की जो आप प्राप्त करते हैं जहां आप 50 शेयर को बेच रहे हैं 500 के मूल्य पर। और अब हम लाभ को निर्धारित करेंगे, पर ये शुद्ध लाभ नहीं है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो हम लाभ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अंतर है जो राशि का हमने निवेश किया था और जो राशि हमें बिक्री के अंत पे प्राप्त हुआ। तो जो हमने निवेश किया वो 1000 यूनिट है और जो हमें लाभ के रूप में प्राप्त हुआ वो 25,000 है बिक्री के बाद। तो यहाँ पे 25,000 को आप 1000 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 24,000 यूनिट आपको प्राप्त होगा। तो ये वो राशि है मेरे प्यारे दोस्तों जिसके आधार पर आप कर की गणना कर सकते हैं। तो अब हम कर का यहाँ पे गणना कर सकते हैं। हम 24,000 को लेते हैं, उसको 100 से गुणा करते हैं और इसमें से हमें 1% को गणना करना है। तो हम इसे गुणा करेंगे 35 से, जो कि हमारा कर का दर है। तो अब मैं उन लोगों के लिए दोहराना चाहूंगी, वो लोग जो हमारे साथ अभी अभी जो शामिल हो रहे हैं या जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 35% का कर दर है वो औसतन कर दर है। आपके देश में यह अलग हो सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी राष्ट्रीय कर दर आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो यहाँ 35 की जगह आप अपने देश के हिसाब से जो कर की संख्या आपके देश में जारी की जाती है सो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग कर का पता लगा रहे हैं 35% के हिसाब से। तो जब आप पूरी तरीके से गणना कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर की राशि है वो 8,400 यूनिट बना। और मुझे लगता है आप ये यकीनन लिख रहे होंगे, आप मेरे साथ मिलकर गणना कर रहे होंगे, लेकिन आपके सुविधा के लिए दोबारा दोहराती हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। आप बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से इसको दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गणना करी कि कैसे कर का आप गणना कर सकते हैं। अब हम मिलकर देखते हैं कि कितनी शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट आप कमाएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि कितनी राशि हम प्राप्त करेंगे बिक्री के बाद। तो ये 25,000 यूनिट है। इसके बाद हम लोगों को इसमें से घटाना है वो दर जो कि कर का है। तो 25,000 जो कि बिक्री इससे आपको प्राप्त हुआ 50 शेयर के, और इसको 8400 से अगर आप घटाते हैं तो ये आपको 16,600 यूनिट देता है। और ये वो राशि है जो आप प्राप्त करते हैं कर के बाद, जो आपके हाथ में होती है। दोबारा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी आपका नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ नहीं है। ये वो लाभ है जो आप प्राप्त करते हैं जब आप कर का भुगतान कर देते हैं, और ये वो आय है जो आप प्राप्त करते हैं। तो मैं केवल रूसी कक्ष फिलहाल यहाँ पे देख पा रही हूँ, पर अगर मुझे कोई बताएगा कि क्या ये सभी को स्पष्ट है या नहीं, तो मैं बहुत ही आप लोगों को लेके आभारी रहूंगी। कृपया करके दोस्तों आप मुझे चैट में जमा या घटा का चिन्ह दीजिए अगर आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये वो राशि है जो आप प्राप्त करते हैं जब आप कर का भुगतान करते हैं
और शेयर को बेच देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सब इसके बारे में समझे। तो ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि रूसी कक्ष के लोग इसे समझ पा रहे हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हमें याद है कि हमें 16,600 यूनिट प्राप्त हुए कर का भुगतान करने के बाद। तो दोस्तों अब हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर हमने नेट प्रॉफिट की गणना की थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को याद होगा कि जब हमने हमारे 50 शेयर प्राप्त किए थे तब ये 50 शेयर्स थे, और इसलिए और हमने इन सभी को बेच दिया था। तो इसलिए हमने 1,000 का निवेश किया उन 50 शेयर को खरीदने के लिए। तो आप नेट प्रॉफिट को कैसे उसकी गणना करते हैं? जो राशि आप प्राप्त करते हैं टैक्स का भुगतान करने के बाद, और उसमें से आप घटा देते हैं मूल मूल्य को। तो यहाँ पर आपको ये जो 16,600 है, इसमें से अगर आप 1,000 को घटा देते हैं तो आपको 15,600 यूनिट शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने इसको इस प्रकार से विभाजित किया है कि आपको ये बेहतरीन रूप से समझ आ जाए। तो इसके बाद जो अगला संकेतक है जिसको लेके अधिकतर लोग जो है वो गणना नहीं करते हैं, और कई बारी तो आपको शायद ये भी समझ नहीं आता होगा कि इसकी जरूरत क्यों है। पर अगर आपसे सच बोलूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है, और जितने भी निवेशक हैं वो गणना करते हैं अपनी आय को प्रतिशत के रूप में और मूल संख्या के रूप में नहीं। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ऐसा क्यों है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारी जो गणनाएं हैं उसके अंदर अगली लाइन तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम गणना करते हैं हमारे लेन देन के प्रदर्शन की, या जो हमने निवेश किया है उसको परसेंटेज में हम गणना करते हैं। तो हमने 1,000 का निवेश किया, शुद्ध लाभ 15,600 है। हमने पहले से ही सारी चीजों की गणना कर ली, जो मूल निवेश है उसको घटा दिया, टैक्स को भी घटा दिया। तो अब ये हमें हमारी शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप इस सूत्र को लिख भी सकते हैं कि आप संख्या को किस तरह से जोड़ते हैं। तो ये जो शुद्ध लाभ है आपने इसको लिया और इसको विभाजित किया है हमारे निवेश की राशि से, और फिर आप गुणा करेंगे इसको 100 से, ताकि ये प्रतिशत बन जाए। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 15,600 है। इसको हमने विभाजित किया 1,000 से, गुणा किया 100 से। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा रिटर्न है इस इन्वेस्टमेंट पे वो 1560% बना। आपको लगता है कि एक बेहतरीन रिटर्न है प्यारे दोस्तों? अगर हाँ तो आप मुझे चैट में हाँ या ना भेज सकते हैं। मैं यकीनन आपका फीडबैक देखना पसंद करूंगी। आपको क्या लगता है कि जो 1500% है, यानी सटीक बोलने के लिए 1560%, क्या ये वाकई में बढ़िया है? जी हाँ, वाकई में ये बेहतरीन है। लोग तो बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग गणना करें और यहाँ पे अंतर को समझें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस दर को समझें। अब आप कल्पना करें कि आपके पास वही राशि है 16,600, जिसमें आपने सभी कर का भुगतान किया है, लेकिन आपने 1,000 का निवेश करने की जगह 5,000 का निवेश किया। तो अब मैं आपके साथ गणना करती हूँ। हमने क्या किया, 16,600 है, मैं आपके साथ गणना कर रही हूँ, देखिए। और हमने यहाँ पे 5,000 को इसमें से घटा दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 11,600 हुआ। और इसके बाद ये केवल गणना के लिए है जो मैं कर रही हूँ। अब आप कल्पना करें कि अगर 1,000 की जगह आप 5,000 का अगर गणना करते हैं तो 1,560 की जगह आपको मान लीजिए 11,600 प्राप्त होता है। हम यहाँ क्या करते हैं, 11,600 लेते हैं, इसको विभाजित करते हैं 5,000 से जो हमारा निवेश है, और गुणा करते हैं 100 से। तो अगर पहले से ही किसी ने किया है तो आप चैट में उस संख्या को बता सकते हैं अगर आपने इसकी गणना करी है तो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वही जो राशि है 16,600, और इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5,000 का, तो जो परसेंटेज रिटर्न है वो 232 बनता है। तो धन के रूप में हमें 11,600 प्राप्त होगा।
और जो आय है वो केवल 1/3 कम है, लेकिन अगर आप परसेंटेज के रूप में बात करते हैं तो ये 6 गुना से ज़्यादा कम है। मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि ये तो बहुत बड़ा एक अंतर है और इसलिए मैं आपको ये दर्शाना चाहती थी कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण संकेतक है कि आप किस प्रकार से रिटर्न इन परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रशिक्षण के रूप में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है और वाक़ई में ये उसको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो संकेतक है इसको आपको ध्यान में रख के फिर गणना करनी है। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में क्या है? और जानते हैं ये जो खेल है, एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा दर के हिसाब से कार्य करता है, वो खेल को जीतता है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप मुझे चैट में जमा का चिन्ह देते हैं तो मेरे को ये समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मानकर चलें दोस्तों कि ये एक व्यवहारिक सत्र है, ये एक प्रकार का सिद्धांतिक वेबिनार नहीं है। तो आप इस बात को समझें। और तत्याना जुराफ लोगा बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ एक बात को जोड़ना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम खेल की सामग्री हमने पिछले साल बदली है और हमने ये सोचा कि इसको कैसे और स्पष्ट बनाएं, कैसे इसको और सटीक बनाएं, तो जो हमारे लेखक हैं एंड्री होवरूतोव जी, हमारे सीईओ, आपने हमारे पिछले सत्रों को जरूर आप शामिल हुए होंगे, आपको पता होगा कि हमारे जो लेखक हैं वो एंड्री होवरूतोव जी हैं। और उन्होंने तब ये समझाया कि जो बैलेंस शीट फॉर्म है उसमें कुछ परिवर्तन या बदलाव कर दीजिए। तो जो कारण है हमने ये क्यों किया, क्योंकि जो सबसे नीचे जो कॉलम फॉर्म है उस क्षेत्र में हमने वो सभी संकेतकों को दर्शाया जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है और बाकी चीजें, ताकि आप ये समझ सकें कि कितना पैसा आपको प्राप्त होता है एक पूरी संख्या के रूप में और क्या नई संपत्ति आप प्राप्त कर रहे हैं, आपके किस प्रकार के प्रदर्शन है। बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी जाने कि प्रत्येक लेन देन में आपका रिटर्न क्या है, जो भी निवेश आप करते हैं अलग अलग परियोजनाओं में। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा रिटर्न प्रदान करेगा और आप इसे कहाँ कहाँ अलग अलग परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं और निवेश के क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो केंद्र बिंदु है वो प्रदर्शन के ऊपर है, रिटर्न ऑन परसेंटेज पे है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे है। क्योंकि आप इस खेल में तभी विजेता बनते हैं जब आपको सबसे बड़ा रिटर्न प्राप्त होता है परसेंटेज के रूप में, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो खेल में हमने किया है। तो भूतकाल में हमने केवल जो मूल संख्या है या संपूर्ण संख्या है हम बस उसी पे ध्यान देते थे, जो आपकी आय की राशि होती थी या कितना आपके खाते में राशि है। जिसके पास ज्यादा धन होगा वही वही विजेता बनेगा खेल का। ये ऐसा हम पहले करते थे, लेकिन एक बड़े निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है प्रत्येक इन्वेस्टमेंट पर, बजाय इसके कि आप ये गणना करें कि आपको धन कितना मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको भरना है जो सारांश का फॉर्म है हमारे अनुभाग में। तो ततियाना, ये मंच मैं वापस से आपको प्रदान कर रही हूँ। तो धन्यवाद है आपका ततियाना, कितना बेहतरीन रूप से आपने अपनी बात को यहाँ जोड़ा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आइए अब हम मिलकर सोचते हैं कि अगर आपने 1 मिलियन का निवेश किया है और अगर आपने 5 लाख का निवेश करते हैं आप, तो आपको बदले में 1 मिलियन प्राप्त होता है और आपको यहाँ समझ में आएगा कि जो रिटर्न है वो ज्यादा होगा दूसरी स्थिति में, जहां पर आपको 1 मिलियन प्राप्त होता है बजाय 1 मिलियन 2 लाख रुपए के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमें और किस चीज की गणना करने की आवश्यकता है। हमें याद है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें भी अभी भी 50 शेयर बचे हैं। तो जो बचे हुए 50 शेयर हैं वो पोर्टफोलियो में रिटर्न इनकम हमें प्रदान करती है। और हमने शुरुआती समय में ये लिखा है कि जो लाभांश आय है वो 2% प्रति माह है। तो ऐसे में हमें किस चीज का
अवलोकन करने की आवश्यकता है। हमें गणना करने की ज़रूरत है कि कितनी कुल मूल्य है संपत्ति का। तो आप बाज़ार के दर को देखते हैं इस समय, और यहाँ पर ये 500 यूनिट है, और फिर आप इसको गुणा कर सकते हैं जितनी संख्या में शेयर बचे हुए हैं उनसे, और हमें मूल्य प्राप्त होता है 2500 यूनिट का, जो कि शेष राशि है आपके पोर्टफोलियो में जो बची है, जो कि अभी भी आपको आय प्रदान करती है। तो आइए अब मिलकर हम आय के बारे में पता लगाते हैं। 25,000 को आप विभाजित करते हैं 100 से, फिर आप इसे गुणा करते हैं 2% प्रति माह लाभांश के रूप में, और इस स्थिति में ये जो 2% है, ये गणना करने पर आपको 500 यूनिट प्राप्त होता है, जो कि आपका मासिक रिटर्न है 50 शेयर जो आप खरीदते हैं उससे। और अगर आपको याद है कि जो मूल राशि है वो 20 था, तो 20 को आप 50 से अगर गुणा करते हैं तो आपको 1000 प्राप्त होता है, और आपने 1000 संपत्ति के रूप में यहाँ निवेश किया। तो थोड़े समय के बाद, और अब प्रत्येक माह ये सभी जो संपत्ति या शेयर हैं, ये आपको 500 यूनिट का रिटर्न प्रदान करता है, जिसका ये मतलब है कि 2 महीना में जो आपका निवेश है वो आपके लिए काम करता है और आपको लाभ कमा कर देता है। और यही मुख्य विचार है निवेश के पीछे, और किस प्रकार से आप बेहतर और बेहतर अध्ययन करके निपुण हो सकते हैं। तो हमने शुद्ध लाभ के बारे में पता लगाया, और हमने किस प्रकार से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमने उसके बारे में जाना, और क्या शेष राशि बचेगी आपके पोर्टफोलियो में उसके बारे में, और आपकी मासिक आय इसके बारे में हमने जाना। तो इन सबके लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है जिनको आप शामिल कर सकते हैं अपने निवेश पोर्टफोलियो में, और पता लगा सकते हैं कि अधिकतम रिटर्न या आय आप कितनी उत्पन्न करते हैं अपने एसेट यानी संपत्ति की मदद से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके गृह कार्य को एक बारी पढ़ लेती हूँ, और हमारे ये वेबिनार का अंत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग लोन के बारे में यानी ऋण के बारे में पता लगाएंगे। तो जो गृह कार्य है, इन सभी सामग्रियों के हिसाब से जिनको हमने अभी अध्ययन किया है, कृपया तो करके आप आप इसमें नोट लीजिए, आप जरूर लिखिए और इनके साथ काम कीजिए। और मैं इसको पढ़ती हूँ, माफ कीजिएगा, ताकि आप इस अभ्यास कार्य को कर सकें। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि आपने 5,000 CRU टोकन खरीदे हैं और 1 यूनिट का 1 टोकन है, और हर महीने आपको 1% की आय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपने 5,000 CRU टोकन खरीदे हैं, तो 1% अगर आपको माह दिया जाता है तो बाजार का मूल्य एक क्रू का 100 यूनिट है। और अब कुछ समय के बाद जो जो बाजारी मूल्य है वो 100 यूनिट हो गया है, और उसी के साथ साथ आपका जो लाभांश है वो भी 100% बढ़ गया है। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपके पूरी संपत्ति का क्या मूल्य है। तो आपने 5,000 CRU टोकन खरीदे और इस समय 100 यूनिट जो है वो इसका मूल्य है। तो आपको क्या करना है? आपको पूरे बाजारी मूल्य का की गणना करनी है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कितनी आय प्रति माह प्राप्त हो रही है, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो मासिक आय है वो भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले प्रतिशत आपको गणना करनी है कि कितने प्रतिशत आपकी आय बढ़ी है। लेकिन ये आपके लिए एक गृह कार्य है, जो एक और अभ्यास कार्य हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, और आपको हम बताएं कि जब आप निवेश करते हैं तो इनकी गणना कर पाना और उनके बाजारी मूल्य के साथ लाभ निकालना एक बहुत जरूरी कदम होता है।
और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि धीरे-धीरे आप ये जो गणना है ये स्वतः ही करना शुरू कर देंगे। अब एक और चलिए देखते हैं और इसके अंदर आपको ये बताऊं कि आपने 1000 यूनिट के 5 ऑप्शंस खरीदे और उसके बाद जो लाभांश जो उस समय थी वो 2% आपकी प्रति मासिक आय थी। अब इन ऑप्शंस की जो कीमत थी उसमें 300% वृद्धि हुई और लाभांश के मूल्य भी जो है वो 2% से 4% हो गया। तो अब आपको गणना करना है, तो आपको यहां पर भी वही करना है, आपको अपने परिसंपत्ति के मूल्यांकन करना है और आप देखेंगे कि उसके बाद कितना आप आय जो है हर महीने इस ऑप्शंस के जरिए से कमा पाएंगे। और आइए आपको बताएं कि जब आप आपको दिखाएंगे अगले सत्र में कि इन सभी गृह कार्यों को करने का सही तरीका क्या है, अभ्यास कार्य करने का क्या तरीका है। तो अगर आपने हमारे साथ ये किया है, ये सत्र आपने हमारे साथ बिताया है, तो आपको अगले सत्र में आकर जरूर देखना चाहिए कि इनकी गणना कैसे करते हैं। और अब तत्याना जी हमें बताएंगी कि किस प्रकार से ऋण को प्राप्त कर सकते हैं और उनको कैसे चुकाते हैं। तो ये एक इस प्रकार था, ततियाना कह रही हैं कि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक विद्यार्थी की तरह मैं विद्यालय में बैठी हूँ। लेकिन ये जो प्रश्न है आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये वाकई इनके अंदर थोड़ी सी जटिलता है और इसीलिए हम लोगों ने टटियाना के साथ ये गणना करने की सोची कि ये किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है। अगर आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जो हमारा जो जो ट्रेनिंग गेम है और जो वित्तीय साक्षरता है, यहाँ पर उसी प्रकार वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर शुद्ध लाभ और लाभ और किस प्रकार से ऋण है, उसकी ऋण वापसी कैसी है, ये सारी के सारी शब्दावली के बारे में आप जानेंगे। और हम लोगों ने इसको विकसित किया है और इस गेम को हम जितना ज्यादा खेलते हैं उतना ज्यादा आप इनकी गणना कर पाएंगे। तो दूसरा जो चरण है इस सत्र का, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं कि किस प्रकार से आप ऋण को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार उसकी ऋण वापसी करते हैं। तो जब नए लोग हमारे साथ खेल खेलते हैं तो वो कुछ ऐसे पाले में पहुंच जाते हैं खेलते खेलते, जहां पर उसको इस्तेमाल करने के लिए, उस मौके को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं होते। तो आप क्या करते हैं? हम वास्तविक जिंदगी में कहीं से लोन उठाते हैं, हम लोग ऋण उठाते हैं। हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि ये जो बैंक है ये हम लोगों को ऋण जरूर देगा, अवश्य देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो लोन है, कि ये लोन किस प्रकार आपको इस खेल में मिलता है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें इनपुट करनी होंगी। तो जैसे कि आप जब कभी भी पेशे कार्ड का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी कितनी आय है और कितनी आपके खर्चे हैं। तो यहाँ पर ये जो खर्चे हैं ये खर्चे भी आपको पेशे कार्ड में बताए जाते हैं। जैसे कि इस उदाहरण के अंदर आपकी जो खर्चे हैं वो 3000 यूनिट के आसपास हैं और जो शुद्ध लाभ है वो आपकी आय और लागत का खर्चों में जो बचा हुआ भाग है वो आपकी शुद्ध आय है। तो अब जब आप इस खेल खेलते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां पर आप उद्यमिता का फायदा उठा सकते हैं, तो वहां पर आपको एक मौका मिलता है कि आपको 1 लाख की यूनिट का निवेश करने के बाद आपको आय प्राप्त होगी। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता होता कि किस प्रकार से इस मौके का फायदा उठाना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं खेल में और बैंक से वो ऋण उधार लेते हैं और बैंक जो है वो कुछ शर्तें उनके सामने रखता है और साथ ही साथ वो ब्याज पे उनको ऋण देने की
ऋण देने का प्रस्ताव देता है, और जो ये ऋण है ये 5 से 15% प्रति वर्ष हो सकता है। तो जब आप मेजबान बनते हैं इस खेल के, तो आप जरूर इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके देश में इस समय क्या दर चल रही है, ताकि आपका जो खेल है वो वास्तविकता के बहुत करीब हो सके। और उसी प्रकार जब आप देखेंगे कि जो जब ये ऋण परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड हो जाता है, तो वो 2 साल के 5 साल के बीच में ऐसा होता है। तो वो परिपक्वता इस ऋण की या मैच्योरिटी इस ऋण की 2 साल से 5 साल के बीच में होती है। यानी कि आपको जो लोन दिया जा रहा है वो कितनी अवधि के लिए दिया जा रहा है, ये पता चलता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ब्याज प्रतिशत कैसे गणना की जाती है इस ऋण के ऊपर। अब हमने जो ऋण लेना था वो 1 लाख का लेना था, और उसके ऊपर 5% या 15% के हिसाब से हमें ऋण मिलेगा। तो पहला विकल्प जो था कि 1 लाख का जो ऋण था, अगर हम 2 साल की अवधि के लिए ऋण लेते हैं तो हमें 5% ब्याज देना होता है। तो आपको दिखेगा कि आपको 10,000 ब्याज के तौर पर आपको वापस करना है। तो यानी कि आप जो है आप यहाँ पर 1 लाख को 5% से गुना करते हैं, और चूंकि आपने 2 साल के लिया लिया है तो इसको 2 से भी गुना करते हैं। तो यानी कि 10,000 का कुल ब्याज आपको बैंक को वापस करना है मूल के साथ। और उसी प्रकार 5 साल के लिए जो आपने 15% का जो ऋण लिया है 1 लाख का, वो वापसी आपको 5 साल में 75,000 जो है आपको ब्याज वापसी करनी है मूल के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर आपको ये जानना है कि आपको अंतिम में कितना पैसा बैंक को देना है, तो आपको मूलधन के साथ आपको ब्याज को जोड़ना होगा। तो जैसे कि पहले केस के अंदर ये 1 लाख के अंदर 10,000 यानी कि 1,10,000, और अगर 5 साल के लिए जो दूसरे विकल्प में आपने लिया है कि वो 1 लाख से आपको 5 वर्ष में 75,000 आपको ब्याज देना होगा, तो आपको 5 साल के बाद 1,75,000 देना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझ सकें, इस मूल धन को आप समझ सकें, प्रिंसिपल को आप समझ सकें। और जो यहाँ पर अब आपको पता है कि कुल राशि कितनी देय है, तो हम लोग अब भुग देखेंगे कि हमें कितना मासिक भुगतान करना है, कितने की हमारी किश्त बंधेगी। तो अब ये सोचने की बात है कि ये जो प्रक्रिया है ये हर एक बैंक जो है वो बैंक इसी का जो है वो कार्यान्वित करता है, इसी का अमलीकरण करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि कितने महीने के लिए आपने ऋण लिया है, जैसे 2 साल के लिए 24 महीने, 5 साल के लिए 60 महीने, तो हम लोगों को यहाँ पर गणना करनी है कि हमें प्रति माह कितनी किश्त वापस करनी है। तो यहाँ पर 1 साल में 12 महीने, 2 साल उसको गुना करते हैं 2 से, तो हम लोग 24 पे पहुंचते हैं। तो जब अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो मासिक भुगतान की जो राशि है वो पहले केस के अंदर, तो हम लोगों को ये देखना है कि हमें कुल राशि कितनी वापस करनी है और कितने महीनों में करनी है। तो पहले केस के अंदर हम लोगों को पूरा जो बैंक को 1 लाख देकर 1,10,000 वापस करने हैं। तो हम लोग 1,10,000 को 24 से हम जो है वो हम भाग करते हैं, और हम लोगों को यहाँ पर प्रति माह जो है वो 4,583 यूनिट्स हर माह हम लोगों को वापस करने हैं। और दूसरे केस के अंदर जब हम लोगों की जो पूरी जो ऋण राशि 1,75,000 है वो हमें 5 सालों यानी कि 60 महीनों के अंदर वापस करनी है। तो यहाँ पर आप 1,75,000 को 60 से भाग कर देंगे, तो आपके पास 2,917
की राशि आएगी जो कि आपको हर महीने बैंक को देनी है। तो अब यहाँ पर बैंक आपका इस खेल के अंदर मेजबान होता है, तो आप मेजबान को पूछे बिना आप गणना कर सकते हैं कि क्या आपको ये ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा कि नहीं। उस समय आप देखेंगे कि आपकी शुद्ध आय कितनी है। अगर हम देखेंगे तो शुद्ध आय हमारी 2000 है, लेकिन यहाँ पर ऋण की राशि 2917 है। तो हम लोगों का जो ऋण है वो नामंजूर कर दिया जाएगा, वो इनकार कर दिया जाएगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, तो देखते हैं कि मासिक जो मासिक ऋण का जो भुगतान है, जो किस्त है, वो हमारे शुद्ध आय से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पहले केस के अंदर 4500 के आसपास देना है और दूसरे केस में 3000 देना है। तो ये बैंक आपको जो लोन है ये नामंजूर कर देगा, ये बैंक आपको इनकार कर देगा। तो ये आपको, चूंकि आपकी किस्त की जो राशि थी आपकी शुद्ध आय से भी ज्यादा थी, इसीलिए आपको ये लोन मना कर दिया गया है। तो एक और चीज आपको ध्यान देख सकते हैं, आप गणना कर सकते हैं कि आप बैंक से कितनी अधिकतम राशि ऋण में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि जो जितने भी बैंक हैं वो आपको लोन देते हैं, वो इस चीज को देख के कि भविष्य में आपकी धन वापसी कितनी होने वाली है, आपकी आय कितने होने वाली है। अब आप एक व्यवसाय के लिए आप लोन ले रहे हैं और ये लोन अभी बना नहीं है, ये व्यवसाय अभी बना नहीं है। तो इसीलिए उनको ये नहीं पता होता कि जब आप अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे तो उस समय क्या परिस्थितियां होंगी और उस समय आपकी जो 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 आपका व्यवसाय है वो आने वाली परिस्थितियों में कैसा चलेगा। और इसीलिए जो बैंक है इस खेल में भी आपको आने वाली आय के हिसाब से, भविष्य की आय के हिसाब से आपको ऋण नहीं देता है, लोन नहीं देता है। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर तालीना कह रही हैं कि यहाँ पर आपको इसको बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि जो ये लोन है ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप कार्ड्स के अंदर देखेंगे तो वहां पर एक व्यवसायिक योजना लिखी हुई है और व्यवसायिक योजना के अनुसार 5000 या 10,000 की आपको प्रति माह मिलने वाली है। तो वो कई बार लोग ये कहते हैं कि ये आने वाले भविष्य के अंदर जो ये परियोजना आपको आय देगी, तो वो आप आय दिखाकर, यानी कि भविष्य की आय दिखाकर आप ऋण नहीं ले सकते। तो लेकिन आप ऋण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी के पास कोई आय का स्रोत बनता है तो बैंक उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद वो बैंक आपको राशि देता है जो व्यवसाय आपके वर्तमान में बने हुए हैं। तो इसीलिए भविष्य के आय को ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए ये चीज जानना स्वाभाविक है, ये चीज देने के लिए कि भविष्य के अंदर कितनी आय होने वाली है उसके ऊपर आपको आपको ऋण नहीं मिलता है। धन्यवाद। और यहाँ पर ततियाना कह रही हैं कि कई बार जो खिलाड़ी हैं वो अपने घर को एक गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। और वो जो जो परिसंपत्ति है जैसे रियल एस्टेट, घर, मकान या व्यवसाय, तो वो गिरवी रख कर भी वो उससे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उनका घर किस कीमत का है, क्या वो कीमत बहुत बड़ी है कि नहीं है, क्या उनको जो ऋण उससे मिलेगा क्या वो उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चीज आप गिरवी रखते हैं उसको क्या आप छुड़वा पाते हैं। अगर आप उसके ऋण का भुगतान नहीं कर पाएंगे
तो बैंक आपकी पूरी परिसंपत्ति को जब्त कर लेगा। तो कई बार खेल में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब न्यूज़ के कार्ड यानी समाचार कार्डों के माध्यम से जो बाजार है वो नीचे गिर जाता है, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोन क्यों ले रहे हैं, ऋण क्यों ले रहे हैं। और अगर कल को जिस ऋण को आपने लिया है किसी निवेश मौके के लिए, किसी निवेश मौके के लिए भी, तो क्या वो भविष्य के अंदर वो निवेश आपको वापसी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अगली स्लाइड के ऊपर आइए देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि कितनी राशि जो है वो आपको ऋण के तौर पर दी जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहली अपनी शुरुआती परिस्थितियों के पास चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो शुद्ध मासिक आय है वो 2000 है। तो अब हम देखते हैं कि कितना लोन हम लोग, कितना ऋण हम लोग बैंक से उठा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि कोई भी आपका जो ऋण है वो आपको 50% के ऊपर मिलता है। तो आपकी जो मासिक आय है उसको आप 50% देखेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब आप जो है अपने ऋण का जो भुगतान है वो 1000 से ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको ये 1000 का पता चल जाता है जो आपकी ऋण वापसी पे इस्तेमाल हो सकता है, तो अब हम गणना करते हैं कि कितना आपको ऋण दिया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 साल की अवधि के लिए और 5 साल की अवधि के लिए आपको कितना ऋण दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि पहले केस के अंदर आप बैंक को 24,000 वापस कर रहे हैं, और दूसरे केस में जब आप 5 साल के लिए 60 महीनों के लिए आप बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो आप 60,000 का जो है वो राशि जो है आप वापस कर सकते हैं किस्तों के आधार पर। तो अब हम देखते हैं कि जो हम लोग ब्याज वापस करते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो 60,000 है या जो 24,000 है, जो कि आपकी कुल राशि है जो आप किस्त के अनुरूप दे सकते हैं, तो आप उस राशि को लेकर आप 1000 से भाग कर देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। अब ये 110 की राशि कहां से आई? क्यों? क्योंकि आपको जो बैंक से जो प्राप्त होती है राशि, वो आपको 10% ब्याज के ऊपर प्राप्त होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 110 के साथ भाग करना है। दूसरे केस के अंदर आप देखेंगे, आप 60,000 से 175 से आप भाग करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि ये 175 की राशि आपके पास कहां से आई? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये 175 की राशि अब आपके पास कहां से आई? तो यहाँ पर जो जो इंटरेस्ट था, जो ब्याज था, वो 5 साल के लिए 15% था। तो 15 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हमें 75 मिलता है। और इसीलिए जो चूंकि हम लोगों का जो जो लोन था वो हम लोग जितना भुगतान कर सकते हैं राशि का, तो वो आप जो 100 आपने इस 100 के अंदर आप उसको जमा करते हैं, तो 100 में 75 जमा किया तो वो 175 हुआ, और 175 से आप उसको 100 से आप गुना कर देते हैं, तो आपके पास राशि आ जाती है 34,000 की। तो हो सकता है कि आप केवल 34,000 नहीं, 30,000 का लोन ले पाए। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि आपके पास 2000 का आपके पास शुद्ध आय होती है, और आपको अगर कोई निवेश मौके का फायदा उठाना है, तो आपकी निवेश राशि कितनी है? तो आपकी निवेश राशि 1 लाख की है। तो जो हो सकता है कि जो बैंक है वो आपको 20,000 का और आपको 30,000 का लोन जो है वो 5 साल के लिए जो बैंक है वो दे सकता है। अब आपको दूसरे तरीके जो हैं आपको अपनाने पड़ेंगे कि किस प्रकार आप जो हैं इस धनराशि को आप जुटा पाते हैं, ताकि आप जो है नया व्यवसाय खड़ा कर सकें। और यहाँ पर मेजबान आते हैं और मेजबान अपना योगदान देते हैं।
और मेजबान यहाँ पर आपको आकर बताते हैं कि आप किस प्रकार से दूसरे तरीकों से पैसा जुटा सकते हैं। और कई बार कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वो इस वो नियम और शर्तों के अनुसार वो जो अपने साथी गणों के साथ, साथी खिलाड़ियों के साथ कुछ अनुबंध करके वो पैसे जुटा लेते हैं। तो कई बार वो ऐसा भी करते हैं कि वो कुछ निवेश अपनी तरफ से करते हैं और बाकी का जो निवेश है, वो साथी खिलाड़ियों से लेते हैं, जो आपकी परियोजना में निवेश करने को तैयार है। और कई बार जो ये खिलाड़ी हैं, वो कुछ भी निवेश नहीं करते और सारे का सारा पैसा साथी खिलाड़ियों से जुटा कर वो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक बैंक आपको किस प्रकार आपको ऋण की राशि जो है वो आपको वो किस प्रकार ऋण राशि का वो चयन करता है कि आपको कितनी ऋण राशि मिलनी चाहिए। तो एक हम लोगों ने 2 चीज़ें यहाँ सीखी। पहली चीज़ कि आप कितना ऋण ले सकते हैं और दूसरा ऋण की जो जो ब्याज है उसका कैसे आप गणना कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार बहुत सारे खिलाड़ियों के पास बहुत सारा रोकड़ होता है और वो रोकड़ का इस्तेमाल वो बैंक का ऋण उतारने में करते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे बचाते हैं ताकि वो जल्दी ऋण का भुगतान कर लें और उनको जो ब्याज है वो ना देना पड़े। पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो बैलेंस शीट के ऊपर जो खिलाड़ी हैं वो देखते हैं कि उनके पास रोकड़ है और वो ऋण का वापसी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो आपको ये देखना होता है कि आपने ये ऋण कौन-सी तिमाही में लिया था और वो तिमाही के ऋण लेने के बाद आप कौन-सी तिमाही के अंदर आप उस ऋण की वापसी कर रहे हैं। तो कई बार वो आप देखेंगे कि आप दूसरी तिमाही के बाद या तीसरी तिमाही के बाद आप ऋण की वापसी कर रहे हैं और उस प्रकार क्या होता है, उस प्रकार आप देखते हैं कि आपने कितना ऋण वापसी पहले कर चुके हैं और कितनी ऋण अब बकाया है। तो आप इन 2 मूल्यों का आप आप इनको घटाते हैं और जो बाकी राशि बचती है वो आप बैंक को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर मेज़बान जो है वो मेज़बान इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि कितनी राशि बैंक को वापस करनी है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप जो है यहाँ पर केवल मूलधन ही नहीं, बल्कि आप जो है, जो आपकी आपकी जो ऋण वापसी के जो जो आप आप जो ब्याज है, उस ब्याज को भी आप वापस करते हैं। बहुत सारे बैंक अलग-अलग स्कीम्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो वो उसी प्रकार वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो अलग-अलग योजनाओं के अनुसार आपसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपका जो पूरी की पूरी जो राशि है ब्याज की, वो ब्याज आपको बैंक को वापस करना पड़ता है और बाकी का जो पैसा है, वो आप जो है, जो मूलधन है, वो आप जल्दी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे खेल जब आप खेल चुके होंगे, तब आप इस ब्याज राशि को बहुत अच्छे से सहज तरीके से आप उसकी गणना कर पाएँगे। लेकिन जब आप पहली बार इस खेल को खेल रहे होंगे, तो उस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा और वाक़ई एक चीज़ बताऊँ आपको जो जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, वो ऋण लेने के लिए तत्पर नहीं होते। उनको पता है कि वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर वो एक परियोजना को शुरू कर लेते हैं और यहीं पर आज हम लोगों ने यहाँ पर आज जो 2 शीर्षक हमने इस सत्र में पूरे किए और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी वो वाक्यांश जो हमारे सीईओ और इस खेल के संस्थापक जो हैं
वो बताते हैं कि जितना ज्यादा आप खेलेंगे, उतना ज्यादा उतनी तेजी से आप इन सिद्धांतों को समझेंगे, और जब इन सिद्धांतों को आप जब समझेंगे तो आप अपने जीवन में इनका अमल करेंगे। और जब आप समझकर कोई चीज करते हैं तो आप उसका अमलीकरण भी अच्छे से करेंगे। बात ठीक है कि आपको सिद्धांत जानने जरूरी हैं, लेकिन जब आप सिद्धांतों को समझ जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आप खेल को भी अच्छे से खेलेंगे और जीवन में भी इनका इस्तेमाल करेंगे। और ततियाना कह रही हैं कि मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये कि यहाँ पर आप खेल जो है अलग अलग लोगों के साथ खेलें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अलग अलग लोगों के साथ खेलते हैं, उतना ज्यादा आप खेल को अच्छे तरीके से खेलते हैं और खेल पाएंगे। मैंने भी कितनी बार इस खेल को खेला है, लेकिन जब भी आप नए लोगों के साथ खेलते हैं तो नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो आपको सिखाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप लगातार नए लोगों के साथ जब इस खेल को खेलेंगे तो आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। और तत्याना, क्या हम लोग चैट के अंदर उस लिंक को साझा कर सकते हैं जिसका हमारे सहभागी जो हैं वो इस्तेमाल कर कर प्रश्न पूछ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल तत्याना कह रही हैं कि आप लोग अपने प्रश्न हमारे फॉर्म में पूछ सकते हैं, और अगले प्रश्न उत्तर में हम लोग ये लिंक आपको अगले सत्र, आप जो है वो प्रश्न वहां लिख सकते हैं। आप अपने प्रश्न जितने प्रश्न लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, और उन प्रश्नों का हम अनुवाद कर कर अगले सत्र में हम लोग जो हैं उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मुझे मालूम है कि आपके पास प्रश्न हैं कि आप ये कहाँ खरीद सकते हैं खेल को, कितना इसका मूल्य है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके अलग सत्र में हम लोग जवाब देंगे। और एक और शीर्षक है हमारे पास, वो है स्कूल ऑफ प्रमोशन का, यानी प्रचार विद्यालय का, कि आप किस प्रकार से इस गेम के बारे में प्रचार कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ। और ये सारी की सारी जो जानकारी है, हम एक और वेबिनार का आयोजन करेंगे, जो कि जिसका नाम होगा स्कूल ऑफ जीनियस ऑफ फाइनेंस। तो इस समय अभी हमारे पास दो तरीके का वेबिनार है, जहां पर हम लोग पहले हफ्ते में हम लोग नए लोगों को बताते हैं कि ये खेल क्या है, ये प्रशिक्षण क्या है, ये खेल क्यों खेलना चाहिए, ये खेल आपको क्या देगा। और आज हम लोगों ने प्रश्न उत्तर सत्र का आयोजन किया। जितने भी आप प्रश्न पूछेंगे, आप उन प्रश्नों के आधार पर हम लोग अगले सत्र को हम बनाएंगे। तो जहां पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और हम लोग देखते हैं जो जो लोग हमारे साथ खेलते हैं पहली बार, और साथ ही साथ वो क्या क्या गलतियां करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। तो तत्याना, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अगली अगली बैठक कब होगी और वो किस चीज के ऊपर होगी? तो तत्याना कह रही हैं कि ये जो बैठक अगली बार होगी, ये आपके प्रश्नों के ऊपर आधारित होगी, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होंगे। तो हम लोग अगले बार ये देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इक्विटी का जो स्टेक है, जो भागीदारी है, वो किस प्रकार उसकी गणना करते हैं, और किस प्रकार आप व्यवसाय बना सकते हैं जब आप 100% जो है उस व्यवसाय के मालिक नहीं होते। और बहुत बार लोगों के साथ दिक्कत होती है कि जब आप छोटी राशि का निवेश करते हैं, लेकिन व्यवसाय में आपकी जो हिस्सेदारी ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जो इस खेल में हो सकती हैं, वास्तविक जीवन में हो सकती हैं। तो मैं जरूर आपसे कहूंगी कि अगले सत्र में आइएगा, आपको इक्विटी हिस्सेदारी के बारे में बताएंगी। तो अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा, आपको कुछ जानने को मिला, तो आप प्लस दबाइए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर माइनस दबाइए। तो धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। और यहाँ पर हमारे जो जानकारी है, वो हम लोग जो हमारे सहभागी इस खेल को खेलते हैं
उनके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और वो उसके बाद एक बार खेलने के बाद वो चाहते हैं कि इस खेल को उनके परिजनों के लिए और उनके दोस्तों के लिए भी खेलना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम लोग एक स्लाइड के और देखते हैं और मैं ये कहूँगी कि आप लोग इस खेल को जितना ज़्यादा खेल सकें, वो खेलें क्योंकि ये आपकी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाती है और जैसा कि मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि ये ज़रूरी नहीं है केवल कि आपको शब्दावली का पता हो या आपको गणना करनी आती हो कि किस प्रकार से आपको अलग-अलग सूचकांकों का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप किस प्रकार व्यावसायिक बातचीत, आप किस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर अपने व्यवसाय को निवेश करते हैं, विविधीकरण करते हैं, 8 नियमों का पालन करते हैं, निजी निवेशक के 8 नियमों का पालन करते हैं और हमारा जो जीनियस ऑफ फाइनेंस का खेल है, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम लोग अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और ततियाना इसी के साथ हम लोग इस सत्र को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके निवेश का सबसे ज़्यादा आपको लाभ वापसी होगी और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर चैट के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सत्र यहीं खत्म होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा यहाँ पे विदा लेते हैं और अगले सत्र में आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं, नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।